यूं कहने को एक बड़ी सी दुनिया है हमारे पास जीने के लिए, लेकिन हम सब अपनी छोटी छोटी दुनिया में जीते हैं। जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, जिन ठिकानों पर हम पहुंचते हैं, जिन चेहरों से हम मिलते हैं, वो रास्ते, वो ठिकाने, वो चेहरे हमारी दुनिया बन जाते हैं और कहानियों की शक्ल में हमारे साथ ही चलते रहते हैं। कभी कभी तो कोई संवाद भी नहीं होता, मगर कहानी बड़ी खामोशी से हमारे साथ ही चलती रहती है। ऐसी ही एक कहानी कई सालों तक मेरे साथ चलती रही। एक अजीब सी कहानी, एक सरल सी कहानी, एक रोजमर्रा की कहानी, एक नाखास कहानी। कहानी शहर के बीचों बीच खींची हुई एक गली की, जिसके दोनों तरफ के मकान कुछ उनिंदे से लगते थे। रोशनी से उनका कोई खास वास्ता न था। दिन के किसी हिस्से में सूरज की किरणें आती भी तो बंद दरवाजों पर ठिठक कर लौट जाती थीं। वहां सब अपने अपने अंधेरों में डूबे रहते थे, जैसे उन सब ने अपने लिए संकरी अंधेरी गुफाएं चुन ली हो। मकानों की टूटी हुई मुंडेरों और झरोखों में पड़े हुए तिनकों के ढेर को देखकर लगता था कि 50-60 बरस से वहां कोई आया ही न होगा। मगर तभी किसी टूटे रोशनदान से कोई बूढ़ा प्रेत झांकता दिखाई दे जाता। पहले पहल तो मैं उसे प्रेत ही समझती थी। भला कोई इंसान वहां कैसे रह सकता था, या किसी इंसान के रहते हुए मकान इतना भूथा कैसे हो सकता था। मंजरी पीली आंखें, बेतरतीब कतरे हुए सफेद बाल, आड़ी तिरछी अनेक लकीरों से पटा हुआ चेहरा और मैली सफेद कमीज के साथ लहराता हुआ मैला सफेद पजामा। इस तरह वो बूढ़ा किसी प्रेत सा ही दिखाई पड़ता था, और मुझे यकीन है कि मैं भी उसे किसी प्रेतनी सी ही दिखाई देती होंगी। चेहरे पर लपेटे हुए नकाब और उस पर ढके हेलमेट से उसे मेरी सिर्फ काजल से सनी हुई आंखें ही नजर आती होंगी। कई बार तो हाथ भी दस्तानों से ढके होते थे। ऐसे में उसका मुझे प्रेत समझना बिल्कुल जायज था। मैं हमेशा उसे रोशनदान से झांकते हुए या मकान के उखड़े हुए चबूतरे पर उकड़ू बैठा हुआ देखती थी। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, या फिर चेहरे की सलवटों में उसकी भावनाएं इस कदर लिपटी हुई थी कि मैं उन्हें कभी देख ही नहीं पाती थी। उसे देखकर मेरे मन में कई सारे सवाल उठते थे। क्या वो भी कभी बच्चा रहा होगा, या फिर बूढ़ा ही पैदा हुआ होगा? वो आखिरी बार कब हंसा होगा? क्या इसी मकान की छत पर उसने पतंग उड़ाई होगी? क्या उसने कभी बसंत को जिया होगा? क्या उसे कभी प्रेम हुआ होगा? और भी न जाने कितने सवाल जिनका कोई अर्थ नहीं था। हालांकि उस बूढ़े प्रेत के अलावा भी उस गली में देखने लायक बहुत सी चीजें थीं। कभी कभी किसी अधखुले किवाड़ से किसी मकान का टूटा हुआ सा जीना नजर आ जाता था, जिस पर धूप की एक भटकी हुई सी लकीर खिंची होती थी और जिसकी सीढ़ियों पर पीपल की कोंपलें फूटी हुई दिखाई देती थी। छतों का सूनापन बारिश में नलकों से बहता हुआ सा मालूम होता था। उजड़े हुए झरोखों में कबूतर गुटुरगु करते रहते थे। झुके हुए छज्जे, मकानों के भीतर सिमटते हुए चबूतरे, उन पर जमी हुई काई, नीचे गंध उगलती खुली नालियां, सीलन भरी दीवारें और कुछ थके हुए बेनूर चेहरे, इन सब से मिलकर बनी थी रेशम गली। गली का नाम सुनकर ही मुझे हंसी आ जाती थी कि रखने वाले ने भला क्या सोचकर इस गली का नाम रेशम गली रखा होगा। शायद उसकी प्रेमिका का नाम रेशम रहा होगा। नहीं, उसकी पत्नी का नाम रेशम रहा होगा, जिससे उसे कभी प्रेम न मिल पाया होगा। इसलिए गुस्से में उसने इस खुरदुरी सी बेजान गली का नाम रेशम गली रख दिया होगा। रेशम जैसा उस गली में कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता था, सिवाय उस मंदिर की ध्वजा के, जो गली के ढलान पर लगभग दीवार में धंसा हुआ था। 3x6 वर्ग फुट में बना वो मंदिर गली के बाकी मकानों की अपेक्षा बहुत नया मालूम होता था। मुझे लगता है कि पहले वहां लोग खुद बसे होंगे, फिर भगवान को बसाया होगा, फिर सब लोग अपनी अपनी गुफाओं में चले गए होंगे, क्योंकि भगवान को मैंने ज्यादातर अकेले ही बैठे देखा था। कभी कभी कोई वहां आकर धूप दीप लगा जाता था, जिसकी सुगंध से नालियों की गंध मध्यम पड़ जाती थी। तीज त्योहारों पर अचानक वहां भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि मंदिर के सामने रास्ते के दूसरी तरफ वाली खुली गटर के किनारे तक लोग खड़े रहते थे।
लेकिन उस भीड़ में भी उस गली के बाशिंदे मुझे कहीं नजर नहीं आते थे। शायद घंटी की ध्वनि और आरती का स्वर भी उनके कानों तक नहीं पहुंचता था। प्रसाद का मोह भी उन्हें मंदिर तक खींचकर नहीं ला पाता था। वे अपनी ही दुनिया में रहते थे, इसलिए त्योहारों की रौनक का भी वहां कोई असर ना होता था। त्योहारों से ज्यादा रौनक वहां तब रहती थी जब बरसात में वहां की नालियां उफान मारती हुई ऊबड़ खाबड़ सड़क पर पसर जाती। मेन होल का ढक्कन इन सुगंधित जलधाराओं के साथ अटखेलियां करने लगता और म्युनिसिपैलिटी का दलबल उसे पकड़कर अपनी जगह बिठाने में लगा रहता। तब बाहर का नजारा लेने के लिए उन मकानों से कुछ जिंदा लोग बाहर निकल आते थे। राह चलते लोग वहां से थोड़ा बचकर, थोड़ा संभल कर गुजरते और गली में खासी भीड़ जमा हो जाती, जिससे वहां ऑक्सीजन की खपत अचानक बढ़ जाती थी और हवा में कुछ हलचल सी होने लगती थी। मगर तब भी वो रेशम गली तो नहीं ही लगती थी। दरअसल रेशम जैसा वहां कुछ था ही नहीं, न प्रेम, न सौंदर्य और न ही भावपूर्ण चेहरे। एक और अजीब सा चेहरा मुझे वहां अक्सर दिखाई दे जाता था। एक बूढ़ी औरत जो उस बूढ़े प्रेत की ही छाया लगती थी, लेकिन वह उसके मुकाबले कुछ चंचल जान पड़ती थी। बूढ़े प्रेत की तरह बेतरतीब कतरे हुए सफेद बाल थे उसके। एक पुरानी सूती मैक्सी और उस पर एक फटा हुआ सूती दुपट्टा ओढ़े वो कभी कंधे पर पर्स लटकाए तो कभी हाथ में कोई कपड़े का झोला लिए दिखाई दे जाती थी। वो हमेशा तेज कदमों से उस गली से गुजरते हुए दिखाई देती थी। वो शायद उस गली में नहीं रहती थी, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी घर में जाते हुए नहीं देखा था, ना ही किसी घर से निकलते हुए। वो सिर्फ वहां से गुजरती थी। ये दो अजीब चेहरे और चंद उजड़े हुए मकान मेरे लिए जैसे मेरी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गए थे। 8 साल से मैं हर रोज वहां से गुजरती थी और हर रोज उन चेहरों और मकानों को उसी तरह देखती जैसे कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था। उन्हें देखते हुए मुझे कभी ऊब महसूस नहीं हुई। उनका ठहराव मुझे हर रोज अचंभित करता था। कुछ मकानों के बाहर नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे थे, जो जाहिर तौर पर वहां रह रहे लोगों ने नहीं लगाए थे, मगर वे अपने अर्थों में कितने सच्चे जान पड़ते थे, जैसे कि वे कोई संदेश दे रहे हो कि वहां से सिर्फ गुजरा जा सकता है, किसी के ठहरने के लिए वहां कोई जगह नहीं है। उनका अपना ठहराव उनके जीने के लिए काफी है। दुनिया तेजी से बदल रही थी। शहर सयाना होता जा रहा था। मुख्य सड़कें और चौराहे नित नया श्रृंगार करते थे, लेकिन रेशम गली किसी चीर विधवा की तरह जीवन के रंगों से बचती हुई अपने ही अंधेरों में सिमटी रहती थी। फिर एक सुबह कुछ अजीब सी बात हुई। वो बूढ़ी औरत पीले रंग के सूती सलवार सूट में नजर आई। सिर पर एक पुराना सा रेशमी लाल दुपट्टा था, जिसके किनारे पर लगा हुआ सुनहरी गोटा कुछ जरक सा गया था। कुर्ती भी बहुत पुरानी मालूम होती थी और उस पर कई सारी सलवटें पड़ी हुई थी, जैसे बरसों से तह करके किसी संदूक में रखी हो। रेशमी दुपट्टे की ओट से उसके बेतरतीब कतरे हुए सफेद बाल झांक रहे थे। माथे पर कुमकुम से उकेरी हुई एक बड़ी सी लाल बिंदी चमक रही थी। हाथ में हमेशा की तरह कपड़े का झोला लिए वो गली से गुजरते हुए मुझे दिखाई दी। उसे उस नए रूप में देखकर मैं मुस्कुरा उठी। थोड़ा आगे बढ़ी तो गली का पहला आकर्षण यानी कि वह बूढ़ा प्रेत हमेशा की तरह चबूतरे पर उकड़ू बैठा हुआ दिखाई दिया। दूर से मुझे उसके घर का दरवाजा कुछ खुला हुआ सा जान पड़ा, सो मैंने अपने स्कूटर की रफ्तार एकदम कम कर दी ताकि एक नजर उसके घर के भीतर देख सकूं। लेकिन पास जाने पर घर के बजाय मैं उसकी बूढ़ी आंखों में देखने लगी, जो मुझ पर ही टिकी हुई थी। उस दिन पहली बार उसकी ठंडी आंखों में कुछ हरकत सी होती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे की झुर्रियों के बीच से एक मुस्कुराहट उभर आई थी। 8 साल में पहली बार उसने अभिवादन की मुद्रा में एक हाथ उठाकर मुझे जताया कि वो भी मुझे पहचानता है। मैं आंखों से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। एक ही दिन में उस गली में 2 अजूबे देखकर मुझे वो गली कुछ अजनबी सी जान पड़ी, जैसे मैं उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं। उनकी जिंदगियों में किसी भी तरह के बदलाव के लिए मैं इतनी नाउम्मीद थी कि बूढ़े का मुस्कुराना
मुझे उस दशक की सबसे बड़ी घटना लग रही थी। महज एक बूढ़े प्रेत के मुस्कुराने से उस गली का खुरदुरापन कुछ कम सा हो गया लगता था। शाम को जब घर लौटी तो कॉलोनी की छतों पर बड़ी रौनक थी। औरतें लाल चुनरियों में लिपटी छलनियों की ओट से अपने अपने चांद को निहार रही थीं। मुझे उस बूढ़ी औरत की याद हो आई जिसके कतरे हुए सफेद बालों पर सुबह मैंने रेशमी लाल दुपट्टा देखा था। क्या उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा? मगर किसके लिए? पहले कभी वो इस तरह से क्यों नहीं दिखाई दी? शायद मैंने ही गौर न किया हो। मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूमने लगा। मैं इस ख्याल से ही रोमांचित हो उठी कि अजीब सी दिखने वाली उस बूढ़ी औरत का कोई साथी भी है। मेरे ख्यालों की गाड़ी फिर उसी ट्रैक पर निकल गई। क्या वो भी कभी मासूम सी बच्ची रही होगी? क्या उसने भी छुटपन में गुड़ियों का ब्याह रचाया होगा? 16-17 बरस की उम्र में वह कैसी लगती होगी? क्या उसने भी कभी बसंत को जिया होगा? क्या उसे भी कभी प्रेम हुआ होगा? अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकली तो मैंने जानबूझकर चेहरे को स्कार्फ से नहीं ढका ताकि मैं उस बूढ़े प्रेत के अभिवादन का जवाब मुस्कुरा कर दे सकूं। लेकिन उस दिन गली के मुहाने पर बैरिकेड्स लगे थे। शायद कोई पाइपलाइन बिछाई जा रही थी जिसके लिए सड़क की खुदाई हो रही थी। मैं दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गई, लेकिन मन में रह रहकर बूढ़े प्रेत का ख्याल आ रहा था। शायद वो भी मेरी राह देख रहा होगा। इतने सालों में अब जाके तो पहचान हुई थी। कहीं वो फिर से मुझे भूल न जाए। एक अपनापन सा लगने लगा था उसके प्रति। अगले 3-4 दिन रेशम गली बंद ही रही और मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। 4 दिन बाद जब रास्ता खुला तो मैं चहकते हुए वहां से गुजरी। गली में मुड़ते ही मैंने स्कूटर की रफ्तार कम कर दी। दूर से मुझे उस मकान का चबूतरा खाली दिखाई दिया। उस दिन रोशनदान पर भी कोई नहीं था। दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। मैं निराश होकर चुपचाप आगे बढ़ गई। अगले दिन भी वो दिखाई नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। क्या हुआ होगा, ये सोच सोचकर मन बैठा जाता था। वो बूढ़ा प्रेत, वो बिल्कुल अकेला था। कहीं बीमार हुआ तो कोई पानी को भी पूछने वाला नहीं था। उसके बाद उस गली से गुजरने का मेरा उत्साह कुछ खत्म सा हो गया था। अब वहां कुछ भी देखने या जानने का कौतूहल न रह गया था। मैं रोज वहां से गुजरती, लेकिन अब किसी मकान की ओर नजर उठाकर न देखती। उन मकानों में पसरे सन्नाटे से जिसे मेरा कोई वास्ता न रह गया था। लेकिन फिर भी मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, इस उम्मीद में कि किसी दिन वह फिर वहीं बैठा दिखाई देगा और एक बार फिर मैं उसकी झुर्रियों के बीच से खिलती हुई मुस्कुराहट देख पाऊंगी। करीब 1 महीने बाद एक दिन गली में मुड़ते ही मुझे रास्ते पर फूल और सिक्के पड़े हुए नजर आए। बूढ़े के घर का दरवाजा पूरी तरह खुला था। बाहर कुछ औरतें घूंघट डाले सड़क पर उकड़ू बैठी थी। मिट्टी की हांडी फूटी पड़ी थी। दरवाजे से भीतर देखने पर मकान किसी अंधेरी सुरंग सा दिखाई देता था। बाहर के कमरे में लकड़ी के तख्तों की छत से लोहे की 2 कड़ियां लटक रही थी, जिस पर शायद कभी झूला डाला जाता होगा। झूले की जगह लोहे का पलंग पड़ा था। पलंग पर टाट के बोरों से बनी एक गुदड़ी बिछी हुई थी। उसके नीचे मिट्टी की सुराही पर पीतल का लोटा उल्टा रखा हुआ था। वहीं पीतल के 3 डिब्बे एक स्टैंड में कसे हुए एक के ऊपर एक रखे थे। चूने और तंबाकू की 2 डिब्बियां वहीं लुढ़की पड़ी थी। खूंटी पर मैली सफेद कमीज झूल रही थी। बूढ़ा प्रेत अपने अंतिम सफर पर जा चुका था। उसकी अंतिम मुस्कान मेरे जहन में कहीं सुलग रही थी। उसे दोबारा न देख पाने की टीस से मेरा मन भर आया, जैसे कोई अपना बिना अलविदा कहे चला गया हो। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद मैं स्कूटर लेकर आगे बढ़ गई। वहीं गली के ढलान पर मंदिर के पास वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। जूनी सूती मैक्सी के साथ सिर पर वही पुराना सा रेशमी लाल दुपट्टा ओढ़े वो बदहवास सी मंदिर की छोटी सी सीढ़ी पर घुटने छाती से चिपकाए बैठी थी। उसे देखते ही मैं ठहर गई और मंदिर के सामने वाली खुली गटर के किनारे खड़े होकर उसे देखने लगी। दुपट्टे के किनारे से जरकता हुआ सुनहरी रेशमी गोटा उसके माथे पर आधे चांद की तरह लटक आया था।
दुख का एक खामोश दरिया उसकी आंखों से बह रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी वेदना की महक से नालियों की गंध भी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। उसके आंसुओं में मुझे वो मैली सी गली चमकती हुई दिखाई देने लगी। उम्र की लकीरें उसके आंसुओं से धुल गई थी। उस दिन उसका एक दूसरा ही चेहरा मैं देख रही थी। मेरे तमाम बेतुके सवालों के जवाब उसकी आंखों से बह रहे थे। हाँ, वे भी कभी बच्चे थे। उन्होंने भी पतंगे उड़ाई थी, गुड़ियों के ब्याह रचाए थे। 16-17 बरस की उम्र में वे भी नई कोपलों से लगते थे। बसंत के सौंदर्य को उन्होंने भी जिया था। हाँ, उन्हें भी प्रेम हुआ था। हवा के एक झोंके से गली की सारी गंध बह गई। प्रेम की भीनी सुगंध अतीत से उठकर वर्तमान की हवाओं में बिखर गई। पूरी गली उसके दुपट्टे के रेशमी तारों में लिपट गई और उस दिन वो सचमुच रेशम गली हो गई। सो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कहानी जिसका नाम था रेशम गली। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे लिसनर्स को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आगे भी उन्हें कहानियाँ सुनना है। सो बिल्कुल आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस शो पर जिसका नाम है किस्सा गोई, क्योंकि आगे भी आने वाले और भी स्टोरी टेलर्स जो सुनाएंगे आपको बहुत ही प्यारी सी कहानियाँ। सो बिल्कुल आप बने रहिए इस शो पर जिसका नाम है किस्सा गोई। और मैं हूँ आपके आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।